हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन, ये हम सेशन हमारा करंट अफेयर बेस्ड सेशन है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे डिटेल्ड में डिस्कशन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक्स अगेन दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें हमारा पहला टॉपिक है वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म। इससे पहले आप लोगों ने जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ऐसे बहुत सारे स्कीम है। रिसेंटली एक और स्कीम लॉन्च हुआ, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। सिमिलरली अब इसे स्कीम तो नहीं कहा जा सकता, बेसिकली एक आइडिया है, थॉट है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने अभी रिसेंटली कहा है कि पूरे इंडिया में जो पुलिस ऑफिसर्स है उनके लिए एक सिमिलर यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सबका तो कलर खाकी ही है, सब खाकी वर्दी पहनते हैं। तो सिर्फ यहाँ कलर की बात नहीं हो रही है, यहाँ ओवरऑल अटायर की बात हो रही है। जो एक पुलिस यूनिफॉर्म, जो पुलिस ऑफिसर है जो यूनिफॉर्म जब धारण करता है तो उसके ओवरऑल अटायर की बात की जा रही है कि पूरे इंडिया में एक यूनिफॉर्म होना चाहिए फॉर पुलिस फोर्सेस। अभी रिसेंटली एक समझ कीजिए मीटिंग हुआ था जिसमें सारे स्टेट्स के होम मिनिस्टर्स और टॉप पुलिस ऑफिसर्स, जिसको चिंतन शिविर नाम दिया गया था। उस मीटिंग्स में पीएम मोदी ने ये आइडिया दिया वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म का। ही मेड इट क्लियर दैट ही इज नॉट imposing the idea of a single uniform for police forces across the country and only wanted a state to give it a thought। उन्होंने कहा कि मैं ये ऐसा नहीं है कि इसे इम्पोज किया जा रहा है हर एक स्टेट पे, पूरे स्टेट्स पे, बस ये एक आइडिया इन्होंने दिया कि पूरे एक इंटायर हमारे इंडिया में एक जैसा अगर यूनिफॉर्म रहेगा तो हमारा कंट्री में बहुत जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत ऐसे जगह पे है कि एक जैसे स्कूल में आप बात करें एक जैसे यूनिफॉर्म सभी लोग पहनते हैं। तो उसी तरीके से इनका कहना है कि पुलिस एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारा जिससे पूरे कंट्री में एक जैसा ड्रेस होना चाहिए। और इस चिंतन शिविर में सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन्होंने वन नेशन वन पुलिस फॉर यूनिफॉर्म की बात की है, और भी ऐसे मुद्दे हैं जिन पे इन्होंने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया, लाइक टेररिज्म एंड नक्सलिज्म। पीएम मोदी ने कहा कि अब यह समय आ गया है कि हम यूनाइट होकर, एक होकर इन जो मुद्दे हैं टेररिज्म का और नक्सलिज्म का, उस पर एक्ट करें, क्योंकि तभी जाके हम, जब तक यूनाइट नहीं होंगे तब तक हम इसे इंडिविजुअली हैंडल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, ही ऑल्सो सेड दैट इन द पास्ट 8 years द नंबर ऑफ नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री हैज कम डाउन सिग्निफिकेंटली। उन्होंने कहा कि लगभग बीते 8 सालों में, अगर 2014 से 2022 तक की हम बात करें तो लगभग 8 सालों में जो नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है उनमें काफी कमी आई है। और ये जो नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा ही स्प्रेड थे पहले, लाइक छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड। तो ऐसे ये सब ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पे नक्सलिज्म से ये लोग काफी अफेक्टेड थे। तो इनमें 8 years में, विद इन 8 years काफी रिडक्शन इनके एरियाज में देखने को मिले हैं। Now we have to focus on rapid development in all these sectors including infrastructure। इन सबको कंट्रोल करने के अलावे जहां पे ये अफेक्टेड थे अर्लियर, उन पर वहां पे हमको इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस करने की जरूरत है। इस मीटिंग में नागालैंड के डेप्यूटी सीएम भी प्रेजेंट थे। उन्होंने कहा कि वो आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में नागालैंड में जो ये आपसा है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, उसके एरिया रिड्यूस किए जाएंगे। अभी आपसा क्या है, तो ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 में पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया था टू कंटेन और टू काउंटर द इंसर्जेंसी स्पेशली इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। ये जो भी लैंडेड फोर्सेस है लाइक बीएसएफ, जो आर्म फोर्सेस है, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, उन सबको स्पेशल पावर्स देता है टू कंटेन और काउंटर द इंसर्जेंसी इन स्पेशली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। अभी तो जम्मू कश्मीर में भी ये आपसा कुछ रीजन्स में लगे हुए हैं। तो ये बेसिकली 1958 में इनेक्ट हुआ और जिसका मेन मकसद था कि स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो इंसर्जेंसी हो रही थी उसे कंट्रोल करना। अभी बहुत सारे स्टेट्स में लाइक असम, नागालैंड, मणिपुर में कुछ इलाकों में इसमें रिडक्शन आया है, लेकिन अभी भी ये बहुत सारे स्टेट्स में बना हुआ है, लाइक अरुणाचल प्रदेश,
और नागालैंड के जो अभी डेप्यूटी सीएम थे उन्होंने कहा कि ये आशा करते हैं कि आने वाले कुछ टाइम में और भी रिडक्शन आएगा और इंसर्जेंसी में भी कमी आएगी। ये आपसा आर्म फोर्सेस को स्पेशल इसलिए पावर भी देता है कि वह 5 और 5 से अधिक लोग अगर एक साथ कहीं पे गैदर हो रहे हैं तो उसे भी वो प्रोहिबिट कर सकता है। तो बेसिकली इसका गठन किया गया था, इस एक्ट को इनेक्ट किया गया था टू काउंटर इंसर्जेंसी। इश्यूज ऑफ फेक न्यूज, इस चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री ने फेक न्यूज पे भी बहुत इंपेसाइज किया, कहा कि इसे कंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस फेक न्यूज के कारण इंडिया में बहुत बड़े बड़े दुर्घटने हो रहे हैं। लोग बिना किसी सोचे समझे किसी न्यूज को वायरल कर देते हैं, उस पर एक्ट करने लगते हैं। तो प्रधानमंत्री ने रिक्वेस्ट किया, बेसिकली कहा कि आप जब तक उसे एनालाइज न करें, उसे प्रूफ न करें कि हाँ ये सही है या नहीं है, तब तक आप उसे शेयर ना करें। तो फेक न्यूज के वजह से हमारे यहाँ बहुत ज्यादा वायलेंस बढ़ा है बीते कुछ सालों में, क्योंकि हमारे यहाँ उतना लिटरेसी नहीं है। तो लोग वीडियो देखते ही, फेक न्यूज देखते ही उसे वायरल कर देते हैं और उसी पे एक्ट करने लगते हैं। सो देयर इज ए नीड टू कंटेन फेक न्यूज। पीएम सेड वन शुड नॉट बी लिमिटेड टू सोशल मीडिया एज ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। उन्हें कहा कि आप सिर्फ सोशल मीडिया पे निर्भर मत रहिए कि आपको वहां से न्यूज देखने को मिलेगा। बहुत सारे हैं, हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं, उससे भी आप इन्फॉर्मेशन लीजिए। सोशल मीडिया पे फेक न्यूज वायरल होते रहते हैं जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। He also expressed concern about the losses that India had to face due to fake news about job reservation in the past. आपने देखा होगा कि बीते कुछ सालों में रिजर्वेशन को लेके, फेक न्यूज को लेके बहुत ज्यादा हमारे यहाँ वायलेंस क्रिएट हुआ था, स्पेशली इन द हरियाणा। ये सब ऐसे कुछ स्टेट्स है, लाइक वहां पे बहुत ज्यादा जॉब रिजर्वेशन के न्यूज को लेके ही बहुत ज्यादा वायलेंस स्टार्ट हो गया था। वायलेंस तो और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उन्होंने अपने एड्रेस में ये जॉब रिजर्वेशन का एक कॉन्सेप्ट दिया था। आप SC/ST जो बिहार में एक आपने देखा होगा कि SC/ST के लिए अलग सा एक्ट है, उन्हें स्पेशल कुछ रिजर्वेशन दिए जाते हैं, उसके लिए भी बहुत ज्यादा वायलेंस हमें देखने को मिला था। हर एक इंडिया के हर एक स्टेट्स में, बिहार में भी देखने को मिला था। He stressed the need to educate people about analyzing and verifying any piece of information before forwarding it to others. उन्होंने कहा कि सबको, सभी लोगों को न्यूज को दूसरे को फॉरवर्ड करने से पहले उसे एनालाइज करना चाहिए, उसे प्रूव कर लेना चाहिए कि ये न्यूज सही है या नहीं है। अब बात करते हैं इस चिंतन शिविर में जो आइडिया उन्होंने दिया, वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म की बात। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इस कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुट पुलिस फोर्सेज अंडर जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड ईच ऑफ 28 स्टेट्स हैव देयर ओन पुलिस फोर्सेस। अब जो पुलिस जो सब्जेक्ट है वह इंडिया में स्टेट लिस्ट में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिस्ट शेड्यूल 7 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, टोटल 12 शेड्यूल्स है, उसमें 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, 1, 2, 3। पहला यूनियन, कंकरेंट एंड थर्ड स्टेट लिस्ट। तो जो हमारा स्टेट लिस्ट है उसमें स्टेट इंपॉर्टेंस के सारे सब्जेक्ट डाले जाते हैं। तो स्टेट लिस्ट में ही हमारा पुलिस एज ए सब्जेक्ट मेंशन है, और स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट होते हैं उस पर लॉ बनाने का, उसको रेगुलेट करने का जो पावर होता है वह स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होता है। सो पुलिस एज ए सब्जेक्ट इज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। इशू ऑफ यूनिफॉर्म, अब क्या क्या इशू हो सकते हैं? While police personnel in India are often associated with color khaki, their uniform do differ in varying degree in different regions. जैसे मैंने बताया कि सिर्फ यहाँ कलर से मतलब नहीं है, यहाँ ओवरऑल अटायर की बात की जा रही है। तो यहाँ पे सेम रैंक में आप देखिएगा कि हर एक स्टेट में अलग अलग डिफरेंट टाइप के अटायर हैं। उनके रंग तो कलर एक ही है, कलर खाकी, बस उनके ओवरऑल अटायर में डिफरेंसेस हैं। सो इसी को यूनिफॉर्म करने के बाद पीएम मोदी ने भी कहा है, since the state government and even an individual force can decide the uniform their personal wear, there are times inconsistency seen in their official attire. अब स्टेट गवर्नमेंट है या कोई इंडिविजुअल फोर्स हुई है, उनके पास ये पावर है, उनके पास ये राइट है कि वो अपना अटायर खुद डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन इसके कारण बहुत सारे इनकंसिस्टेंसी हमारे देश में देखने को मिला है। Over the years, police department of various states have made various attempts to reform uniforms for their personnel. अब बीते कुछ सालों में हर एक स्टेट्स ने अपने यूनिफॉर्म में चेंज लाया, पुलिस पर्सोनल ने अपने जो भी पुलिस ग्रुपिंग्स होती हैं उन्होंने अपने यूनिफॉर्म अटायर में चेंज लाया है बीते कुछ सालों में। तो ये जो डिफरेंसेस है उनको खत्म करने के लिए ही यह आइडिया पीएम मोदी ने दिया है। सिग्निफिकेंस ऑफ वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, अकॉर्डिंग टू पीएम इट विल ऑल्सो प्रोवाइड प्रॉफिट
and also give a common identity to law enforcement as citizens will recognize police personnel anywhere in the country. अब सोचिए कि आप इस अभी फिलहाल बिहार में रह रहे हैं, कोई हवलदार रैंक का यहाँ पे ड्रेसिंग कुछ और है, आप दूसरे स्टेट में जाइए वहाँ पे कुछ अलग उनका अटायर है, तो आप एक यूनिफॉर्मिटी फील नहीं कर पाइएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे सेम रैंक है बट अटायर के कारण डिफरेंसेस है। तो एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए यह आइडिया बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में ये सभी एक ही रैंक के पुलिस ऑफिसर्स हैं, लेकिन इनके कलर भी एक हैं, लेकिन अटायर में डिफरेंसेस है। यहां भी देख सकते हैं सब सेम रैंक के हैं, कलर सेम है, अटायर में इनके डिफरेंसेस है। सो इसको पूरा को यूनिफॉर्म करने के लिए ही यह आइडिया पीएम मोदी ने रिसेंटली दिया है। दूसरा जो हमारा आज का टॉपिक है नेशनल यूनिटी डे 2022। अभी रिसेंटली 147th बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया है सरदार पटेल का, और इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है हर साल, राष्ट्रीय एकता दिवस, और रिसेंटली से मनाया गया है 31 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, और ये इनका 147th बर्थ एनिवर्सरी था। अब ये सरदार पटेल हमारे इंडिया के बहुत बड़े पर्सनालिटी है, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर है, तो आज इस नेशनल यूनिटी डे के बारे में भी हम देखेंगे और सरदार पटेल के बारे में हर एक डायमेंशन में जानेंगे, उनका क्या रोल रहा है, वो आखिर खेदा सत्याग्रह हो या फिर बारदोली सत्याग्रह हो, कराची का सेशन हो या फिर आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनका मेजर रोल, और इंडिया के इंटीग्रेशन में अगर हम बात करें सरदार पटेल की, तो अगर इंडिया आज यूनाइटेड है पूरा एज ए होल ऑफ स्टेट्स, तो उसमें सरदार पटेल सबसे मेजर रोल प्ले किए गए थे। अगर सरदार पटेल अगर नहीं होते तो शायद ये कहना गलत नहीं होता कि इंडिया बाल्कनाइज हो जा चुका होता, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता। उन्हीं का एफर्ट से आज हमारा ये देश यूनाइटेड है, तो उनके बारे में हम डिटेल में आज चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं यह नेशनल यूनिटी डे के बारे में। बेसिकली ये डे स्टार्ट हुआ था 2014 में, फर्स्ट टाइम दिस स्टार्टेड इन 2014, और तब से हर साल 31 मई को उनके बर्थ एनिवर्सरी पे नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। क्या रीजन है? द रीजन बिहाइंड सेलिब्रेशन ऑफ दिस डे इज टू मेक पीपुल अवेयर ऑफ द आइडिया ऑफ स्टेइंग टुगेदर एंड अपलिफ्टिंग सोसाइटी। इसका मेजर आइडिया यही है कि लोगों को हम अवेयर करें कि आखिर एकता में क्या ताकत है। वो हमेशा यूनिटी की बात करते थे। उन्होंने कहा कि इंडिया को यूनाइट होना पड़ेगा, यहां को एक लोग एकजुट होंगे तभी जाके इंडिया यूनाइट होगा। तो उन्होंने ही अपने प्रिंसिपल्स, अपने आइडियोलॉजीज में कहा कि स्टेइंग टुगेदर एंड अपलिफ्टिंग सोसाइटी, एक साथ रह के ही सोसाइटी का डेवलपमेंट किया जा सकता है। ये बेसिकली आइडिया है हमारे बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर सरदार पटेल जी का है, और उन्हीं के आइडिया को आज फॉलो किया जा रहा है। जैसे आप निर्भर भारत ले लीजिए, कोई भी बहुत सारे, मेक इन इंडिया ले लीजिए, ये सब ऐसे इंडिया है कि इंडिया को यूनाइट करते हैं। आप जैसे जस्ट मैंने आपको एक बताया वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, बेसिकली क्या है कि पूरे इंडिया को ये इंटीग्रेट करने की बात कर रहा है, जो डिफरेंसेस है उसको खत्म करने की बात कर रहा है, तो यूनाइट करने की बात कर रहा है, ताकि पुलिस ऑफिसर्स को भी लगे कि हम एक ही हैं, एक ही नेशन के पुलिस ऑफिसर्स हैं, ऐसा नहीं कि हम किसी पर्टिकुलर स्टेट्स के हैं। तो यूनाइट टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। In 2018, Government of India unveiled the Statue of Unity in Gujarat, marked the 143rd birth anniversary, और ये सबसे बड़ा स्टैचू है। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल के 143rd बर्थ एनिवर्सरी पे 2018 में गुजरात में बनाया गया था, और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू है। अब बात करते हैं सरदार पटेल के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, इनका रोल काफी वाइड रहा है आपके फ्रीडम स्ट्रगल में। खेदा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कराची सेशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, या फिर आप जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है, अगर मॉडर्न सिविल सर्विस का अगर इस्टेब्लिशमेंट का श्रेय किसी को दिया जाता है तो वो सरदार पटेल ही है। इंडिया को यूनाइट करने का श्रेय दिया जाता है वो सरदार पटेल ही है। दैट्स वाई वी कॉल्ड हिम आयरन मैन ऑफ इंडिया। इनका बर्थ 31 अक्टूबर को हुआ, तो दैट्स वाई वी सेलिब्रेट नेशनल यूनिटी डे एवरी ईयर ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। 1875 में इन नादिया गुजरात में
सरदार पटेल वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब हमारा कंट्री फ्री हुआ था, हमारे फर्स्ट जो होम मिनिस्टर थे वो सरदार पटेल थे, फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी यही थे। ही रिकॉग्नाइज्ड एज द रियल यूनिफायर ऑफ इंडिया फॉर हिज कोलोसल कंट्रीब्यूशन टू इंटीग्रेटेड मेक इंडिया एक भारत एंड इंडिपेंडेंट नेशन। अगर इंडिया के किसी को डेजिग्नेशन देना हो एज इंडिया एज ए यूनिफायर तो वो सरदार पटेल ही है। आज जो हम एक बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये आइडिया बेसिकली सरदार पटेल का ही है। इंडिया को यूनाइट करने का ओवरऑल श्रेय, अगर बल्कनाइजेशन से बचाने का श्रेय अगर किसी को दिया जाए तो वो सरदार पटेल को ही दिया जाता है। He requested the people of India to live together by uniting orders to create श्रेष्ठ भारत, फॉरमोस्ट इंडिया। अभी जो हमारी करंट गवर्नमेंट है उसका भी एक कॉन्सेप्ट है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट हमारे सरदार पटेल का ही है। इन्होंने ही लोगों से आग्रह किया कि आप एकजुट होकर आगे बढ़े, तभी जाके एक ओवरऑल ग्रोथ हो सकता है। दिस आइडियोलॉजी इज स्टिल रिफ्लेक्टेड इन आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव विच सीक्स टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट। और इसी सब आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए हमारी गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव लॉन्च किया, इसमें सारे लोगों को कंबाइंड करके ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास की बात की जा रही है। और ये बात आज नहीं, ये हमारे सरदार पटेल का ही कॉन्सेप्ट है। He also remembered as patron saint of India's civil servant as he establishes modern all India service system। जो हमारा अभी का सिविल सर्विस सिस्टम है मॉडर्न, बेसिकली ऐसे तो ये अंग्रेज का देना है, लेकिन जो अभी की हम बात करें अगर जो सिविल सर्विसेज है उसका इस्टेब्लिशमेंट का श्रेय सरदार पटेल को ही जाता है। अब बात करते हैं रोल इन फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेलेक्ट हुआ था उसमें भी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे और बहुत सारे कमिटी के ये हेड भी थे, लाइक एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, कमिटी ऑन माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। ये ऐसे 3 कमिटीज है, मेजर कमिटीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसका हेड सरदार पटेल ही थे। अब बात करते हैं इनका कंट्रीब्यूशन की। तो हर एक फील्ड में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, बहुत सारे रिवॉल्यूशन में इन्होंने हेडिंग किया था, लीड किया था। लाइक खेदा सत्याग्रह में इन्होंने फिर बारदोली सत्याग्रह की बात करें, सिविल डिसोबीडियंस की बात करें, कराची सेशन की बात करें, बहुत स्पेशल सेशन था, कांग्रेस का 46वां सेशन था, या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर ले। उसके बाद भी देश को जब इंटीग्रेट करने की बात आई, जब ये ऑप्शन दिया गया था, हमारे कंट्री में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे, तो जो बहुत सारे ये ऑप्शन दे दिया गया था, इंडिया जो एक्ट आया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, उसके तहत ये सारे प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिया गया था, आइदर ज्वाइन इंडिया, आइदर ज्वाइन पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। तो उस समय ही सरदार पटेल का मेजर रोल था, उन्हीं के वजह से हमारा इंडिया यूनाइट हो पाया था, वो हम देखेंगे अभी। ही वर्कड एक्सटेंसिवली अगेंस्ट अल्कोहल कंजप्शन, अनटचेबिलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड फॉर वुमेन इमेंसिपेशन इन गुजरात एंड आउटसाइड। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सब रोल में, उनका सोशल रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने बहुत ज्यादा बड़ा सोशल रोल भी प्ले किया था, लाइक अल्कोहल को प्रोहिबिट करने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करने के लिए भी उन्हें जाना जाता है। तो सोशल रोल भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से प्ले किया था। सोशल रिफॉर्म के लिए भी उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए थे। आप देख सकते हैं ही इंटीग्रेटेड फार्मर्स कॉज इन खेदा सत्याग्रह। बेसिकली खेदा सत्याग्रह लीड किए थे महात्मा गांधी, बट इसमें भी इनका बहुत ही मेजर रोल था। उन्होंने फार्मर्स को एक साथ इंटीग्रेट करने का काम किया था। बारदोली सत्याग्रह को इन्होंने लीड किया था, और इसी बारदोली सत्याग्रह के बाद वहां ये सक्सेसफुल जब हो गया था तो वहां की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। आफ्टर बारदोली सत्याग्रह इन्हें ये उपाधि दी गई थी। ड्यूरिंग 1930 साल सत्याग्रह, प्रेयर एंड फास्टिंग मूवमेंट, सरदार पटेल सर्व 3 मंथ इंप्रिजनमेंट। अब इसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो अंग्रेजों ने इन्हें जेल में डाल दिया था और 3 महीने तक इसे इंप्रिजनमेंट में रखा गया था। इन मार्च 1931 पटेल प्रिसाइडेड ओवर द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वाज कॉल्ड अपॉन टू रेटिफाई इन गांधी इरविन पैक्ट। जब ये गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है 1931 में, तो इसे रेटिफाई करने के लिए ही कराची सेशन का आयोजन किया जाता है, जो कि 46वां सेशन होता है कांग्रेस का। और इसी सेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ड्राफ्टेड फंडामेंटल एंड इकोनॉमिक राइट को पेश किया जाता है। अब बात आती है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। जैसा कि मैंने बताया कि जब हमारा कंट्री फ्री हो जाता है तो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उन्हें ऑप्शन दिया जाता है कि आप इंडिया को ज्वाइन करें, पाकिस्तान को ज्वाइन करें, आइदर इंडिपेंडेंट रहें। तो जो हमारे
इंडिया में लगभग 552 में प्रिंसली स्टेट रहते हैं, सारे के सारे ऑलमोस्ट इंडिया को ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स रहते हैं जिसमें वहां पे निजाम या फिर नवाब का रूल रहता है, तो उन्हें इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इस समय मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे सरदार पटेल। उन्होंने पूरा क्लियर किया था कि किसी भी तरीके से हमको इंडिया को इंटीग्रेट करना है, इंडिया को बाल्कनाइजेशन होने से बचाना है। तो उस समय जैसे आप बात कर सकते हैं जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ये सब प्रिंसली स्टेट्स है जो अभी तक इंडिया में शामिल नहीं हुए थे। तो जो सरदार पटेल थे उन्होंने क्लियर कह दिया था कि पहले हम बात करेंगे कि बात से आप आ जाए, सहमति से आ जाए, अगर नहीं होता है तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था साम दाम दंड भेद, वेयर एवर नेसेसरी वी इंप्लाई दिस कॉन्सेप्ट टू यूनाइट इंडिया। इंडिया को बाल्कनाइज नहीं होने देंगे, ये सरदार पटेल का कॉन्सेप्ट था, एम था, व्यू था। सरदार पटेल stitches the princely states along with British Indian territory and prevented the balkanization of India। ये सरदार पटेल का ही देन है कि हमारा इंडिया आज पूरा इतना बड़ा कंट्री है जो यूनाइटेड है। अगर ये स्टेप्स नहीं लेते तो शायद आपके इंडिया के इतने बड़े कंट्री में छोटे छोटे पॉकेट्स में डिवाइडेड होता, बाल्कनाइज हो चुका होता। तो इन्हीं का देन है कि हमारा इंडिया इंटीग्रेटेड है। ही इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया फॉर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन यूनिफिकेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। दैट्स वाई इन्हें इंडिया का आयरन मैन भी कहा जाता है, क्योंकि इतने सारे मेजर रोल एक सिंगल पर्सन ने लीड किया और परफॉर्म भी किया और सक्सेसफुल भी हुआ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सके। सो थैंक यू फॉर टुमारो।